नमस्कार, ज्ञान बेबी के चैनल में मैं मंजू शर्मा आपका फिर से स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आज हम कक्षा 9 का जो प्रकरण है भारत में राष्ट्रीयता, उसके बारे में आज हम यहाँ चर्चा करेंगे। तो भारत में राष्ट्रीयता की बात करें तो राष्ट्र, सबसे पहले इससे पहले हम राष्ट्र शब्द का अर्थ समझते हैं। राष्ट्र क्या है? राष्ट्र हम कह सकते हैं देश का ही नाम है, राष्ट्र है, देश है, एक ही शब्द है ये। तो राष्ट्र या जो देश है एक ऐसा जन समूह है, यानी एक ऐसा जन समूह है जिसमें अपने जो स्वतंत्र रूप से वो अपने निश्चित भूभाग पर रहता हो, वो क्या कहलाता है उसका, यानी जो एक ऐसा जन समूह है जो एक निश्चित भूभाग में स्वतंत्र रूप से रहता है, वो क्या कहलाता है उसका राष्ट्र, वो एक राष्ट्र कहलाता है। तो राष्ट्र, एक राष्ट्र में समानता है, बंधुत्व की भावना वहाँ के रहने वाले निवासियों में होती है। भारत की बात करें तो भारत में भी राष्ट्र की अवधारणा बहुत ही प्राचीन रही है, यानी बहुत इसकी जो राष्ट्रीयता के बारे में कहा जाता है बहुत ही पुरानी अवधारणा मानी जाती है। इसके बारे में सबसे पहले हम राष्ट्रीयता की जो है उद्भव, यानी राष्ट्रीयता कहाँ से इसका शुरुआत है, इसकी राष्ट्रीयता का जन्म कहाँ से हुआ, उसके बारे में हम यहाँ चर्चा करते हैं। राष्ट्रवाद का उद्भव में विकास। राष्ट्रवाद का उद्भव, यानी जो ब्रिटेन की हम बात करें तो ब्रिटेन के जो विद्वान हैं, देखो ब्रिटेन के विद्वान हैं, उन्होंने तो राष्ट्रवाद, भारत में जो राष्ट्रीयता है इसका जन्म माना है कि 19वीं सदी के प्रारंभ में इसका जो जमाना है कि 19वीं सदी में भारत की राष्ट्रीयता का जन्म हुआ। ब्रिटेन के जो हैं विद्वान, एक है आपके सर जॉन स्ट्रेची और एक है सर जॉन सीले। इन दोनों विद्वानों ने तो ये माना है कि भाई जो ब्रिटिश, जो भारत ब्रिटेन का जो उपनिवेश है इसी का परिणाम भारत में क्या हो गई, राष्ट्रीयता। यानी 19वीं सदी के में के जो वातावरण है, 19वीं सदी का जो समय, उस समय भारत में राष्ट्रीयता का जन्म हुआ। ये किसने कहा था? ब्रिटेन के जो विद्वान है वो मानते थे कि भारत में जो राष्ट्रीयवाद वो ब्रिटेन उपनिवेशवाद का परिणाम है, यानी ब्रिटेन ने भारत को उपनिवेश बनाया तो इसी के विरुद्ध ये प्रतिक्रिया थी कि भारत में राष्ट्रवाद का जन्म हुआ है। लेकिन ये कहना उचित नहीं होगा कि भारत में जो है वो राष्ट्रवाद ब्रिटेन के उपनिवेश बनने के बाद हुआ, क्योंकि ये धारणा बहुत ही प्राचीन है। वैदिक साहित्य में भी जो राष्ट्रवाद का हमें वर्णन मिलता है, यानी वैदिक साहित्य, हमारा जो वैदिक दर्शन जो बहुत ही प्राचीन है, उसमें भी हमारे राष्ट्र शब्द जो अवधारणा हमें देखने को मिलती है। हमारे वेद हैं, जैसे अथर्ववेद है, यजुर्वेद है, इनमें भी राष्ट्र की जो है वो पूरी व्याख्या की गई है। यहाँ तक कि राष्ट्र के में नागरिकों के क्या कर्तव्य होने चाहिए, ये भी बात अथर्ववेद यजुर्वेद में इनकी जो है वो पूरी की पूरी व्याख्या की गई है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हमारी जो राष्ट्र की जो अवधारणा बहुत ही प्राचीन है। हम ये नहीं मान सकते कि जो ब्रिटेन के विद्वान जो कह रहे हैं जो 19वीं सदी का जो है वो समय भारत में राष्ट्रीयता का जन्म है, तो ये कहना हम उचित नहीं मान सकते, क्योंकि भारत में जो राष्ट्रवाद की जो धारणा है वो बहुत ही प्राचीन रही है। भारतीयों ने हमेशा ही भारतवर्ष के प्रति हमेशा ही सम्मान की बात रही है, तो हमारे लिए यही राष्ट्रीयता का प्रतीक है। यानी कि ये हमारे लिए, हमारा जो हिंदुस्तान है, हमारा भारत हमारे लिए हमेशा ही गौरव का विषय रहा, गौरव की बात रही है हमारे लिए। तो भारत में जो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है इसकी अवधारणा भी हम देखें तो ये भी बहुत ही प्राचीन है, क्योंकि हमने देखा था कि बृहत्तर भारत का जो क्लास में हमने अध्ययन किया था, बृहत्तर भारत में भी इसका उल्लेख मिलता है, जिसके अंतर्गत सांस्कृतिक दृष्टि से भारत का संपूर्ण विश्व में योगदान था। तो यानी पूरे के पूरे हमें ये नहीं कह सकते कि 19वीं सदी में भारत में राष्ट्रीयता का जन्म हुआ, तो राष्ट्रीयता की अवधारणा में बहुत ही पुरानी है। उसके बाद 19वीं सदी की हम यदि चर्चा करें तो राष्ट्रीय का जो पुनर्जागरण वापस हुआ, क्या कारण थे कि राष्ट्रीय पुनर्जागरण हुआ? तो 19वीं सदी में तो भारत में जो पुनर्चेतना जो आई वो अंग्रेजों के विरुद्ध थी, यानी अंग्रेजों के प्रति जो तीव्र प्रतिक्रिया थी, उनके जो उन्होंने जो उनके साम्राज्यवाद और शोषण के विरुद्ध यहाँ पर उन्होंने भारतीयों के जो प्रति जो भारतीयों ने उनके अंग्रेजों के विरुद्ध जो प्रतिक्रिया थी उसको हम जो है उसकी परिणति अंत में क्या राष्ट्रीय आंदोलन के रूप में यहाँ हमें देखने को मिलती है।
राष्ट्रीय भावना के आधार पर ही भारतीयों ने अंग्रेजों को भारत छोड़ने के लिए मजबूर भी किया। यानी बहुत सारे ये उनमें राष्ट्रीयता की भावना ऐसे आ गई कि अंत में अंग्रेजों को यहाँ से भारत को छोड़कर जाना पड़ा। 1911 तक हमने कल देखा था, 1911 तक जो कोलकाता, क्योंकि सबसे पहले यहाँ पर जब अंग्रेज आए थे तो अंग्रेजों ने सबसे पहले बंगाल पर अधिकार किया था। तो बंगाल में ही जो कोलकाता उनकी राजधानी रही 1911 तक। 1911 के बाद कलकत्ता को हटाकर दिल्ली राजधानी बना दिया गया। उसके बाद राष्ट्रीय पुनः जागरण के कारण देखते हैं, क्या कारण है राष्ट्रीय पुनः जागरण के, भारत में पुनः जागरण के कारण देखते हैं। राष्ट्रीय पुनः जागरण के कारण, ये कई बार प्रश्न पूछा जाता है आपके राष्ट्रवाद के जो पुनः जागरण के क्या कारण रहे। तो बहुत सारे कारण हमें देखने को मिलते हैं। इसमें तो सबसे पहले तो हम देखते हैं हमारा प्राचीन भारत के गौरव के अतीत का प्रभाव। दूसरा हम देख सकते हैं ब्रिटिश शासन का प्रभाव। ब्रिटिश शासन का प्रभाव। तीसरा हम देख सकते हैं राष्ट्रीय पुनः जागरण के कारण अंग्रेजी शिक्षा का प्रभाव भी रहा इसमें, अंग्रेजी शिक्षा का प्रभाव। चौथा हम देख सकते हैं पाश्चात्य जो विद्वान हैं, पाश्चात्य जो दार्शनिक हैं, विचारक हैं, विद्वान हैं, दार्शनिक व विचारकों का प्रभाव, जो विचार रहे हैं उनका प्रभाव। भारतीय साहित्यकार है, उनका भी बड़ा योगदान रहेगा भारतीय राष्ट्रीय पुनः जागरण में। अगला हमारा पॉइंट है भारतीय साहित्यकारों का भी योगदान है। छापे गाने में समाचार पत्रों का योगदान, समाचार पत्रों का योगदान। अंग्रेजों के द्वारा, अगला पॉइंट, अंग्रेजों के द्वारा भारतीयों के साथ भेदभावपूर्ण नीति अपनाना, भेदभावपूर्ण नीति अपनाना। यानी बहुत सारे ये हम जो कारण देख रहे हैं वो देखते हैं धर्म सुधार व समाज सुधार आंदोलन का भी प्रभाव। धर्म सुधार व समाज सुधार का प्रभाव। और भारत का आर्थिक शोषण भी अंग्रेजों ने किया, इसके कारण भी भारत में पुनः चेतना आई। भारत में भारत का आर्थिक शोषण, आर्थिक शोषण। तो ये भारत के जो राष्ट्रीय जो पुनः जागरण, इसके बहुत सारे कारण हम देखते हैं। भारत के गौरवपूर्ण अतीत का प्रभाव भी रहा, ब्रिटिश शासन का प्रभाव भी रहा, अंग्रेजी शिक्षा का प्रभाव इस पे रहा, पाश्चात्य जो दार्शनिक और विचार हैं उनके भी ये जो प्रभाव है उनके बाद उनका भी बहुत बड़ा योगदान रहा, भारतीय साहित्यकारों का भी योगदान रहा, छापे खाने और समाचार पत्रों उन्होंने भी अपना योगदान दिया। अंग्रेजों के द्वारा भारतीयों के साथ जो भेदभाव नीति है या उस समय जो धर्म सुधार और समाज सुधार का प्रभाव भी इस समय रहा, और अंग्रेजों ने जो आर्थिक जो शोषण किया भारत का, इसके कारण भी भारत में जो राष्ट्रीय पुनः चेतना आई। तो सबसे पहले हम देखें भारत के गौरवपूर्ण अतीत के प्रभाव के बारे में हम चर्चा करें तो हमने सबसे पहले पॉइंट देखा भारत के जो गौरवपूर्ण अतीत का प्रभाव। तो भारत के गौरवपूर्ण अतीत के प्रभाव की बात करें तो अपार ज्ञान के कारण भारत है वो प्राचीन काल में विश्व गुरु कहा जाता था। हमने छोटी कक्षाओं में भी देखा कि जो प्राचीन भारत में विश्व गुरु कहलाता था। बाहर से यहाँ बहुत बड़े शिक्षा के केंद्र यहाँ पर भारत में थे। विदेशी जो यहाँ पर जो छात्र यहाँ पर पढ़ने के लिए, यहाँ पर अध्ययन करने के लिए यहाँ पर आते थे, इसलिए उस समय भारत अपना क्या कहलाता था, प्राचीन समय में विश्व गुरु कहलाता था। यानी अपार ज्ञान संपत्ति यहाँ हम कह
किया, यानी भारत को हमेशा हमें भारत में एकता बनाए रखने की वहाँ उन्होंने कोशिश की। उसके बाद करें तो इसी के प्रेरणा से, इसी गौरव से, भारत की जो प्राचीन गौरव है, यहाँ के जो राजा महाराजा, यहाँ के जो गौरवशाली जो शासक हुए हैं, जो महापुरुष हुए हैं, उन्हीं की गौरव से प्रेरणा लेकर 19वीं शताब्दी में अंग्रेजों के विरुद्ध भारतीयों ने एक ऐसी चेतना जगाई, यानी प्रतिक्रिया उनके विरुद्ध या उन्होंने यहाँ पर मुहिम चालू की थी। अतीत का जो हमारा भारत का जो गौरव का अतीत का जो प्राचीन इतिहास है, उसकी सांस्कृतिक है, उसके लिए पाश्चात्य जो विद्वान हैं, यानी बहुत सारे जो पाश्चात्य विद्वान हैं, मैक्स मुलर हम कह सकते हैं, बर्क है, तो ऐसे जो बहुत सारे विद्वान हैं और उनके साथ हमारे जो भारतीय विद्वान हैं, उन्होंने क्या किया था, हमारे जो भारतीय जो वैदिक जो ग्रंथ हैं, संस्कृत जो ग्रंथ हैं, उनका उन्होंने अंग्रेजी भाषा में अनुवाद करवाया। क्योंकि पाश्चात्य हम देखते हैं, पाश्चात्य जो संस्कृति उसकी जो हम भाषा है, लैंग्वेज कहते हैं, वो अंग्रेजी भाषा थी। तो उन्होंने जो यहाँ की जो संस्कृति का सबसे पहले यहाँ पर अध्ययन किया और फिर उन्होंने अध्ययन करने के बाद उसका अंग्रेजी में उसका अनुवाद करवाया और पूरी दुनिया को भारत के जो गौरव के इतिहास के बारे में उन्होंने यहाँ पर बताया था, जिससे यहाँ की प्राचीन गौरव के बारे में जानकारी प्राप्त कर यहाँ के लोगों को भी अपने भारत के इतिहास की विविधता, हमारा गौरवशाली भारत है, तो इसलिए भारत में भी राष्ट्रीयता को इसके लिए बहुत ही बल मिला। तो ये कारण रहा पहला आपका भारत के गौरव के अतीत का भी प्रभाव रहा। दूसरा हमने देखा था ब्रिटिश शासन का जो प्रभाव हमने देखा था, दूसरा ब्रिटिश शासन का प्रभाव। तो भारत में उस समय अंग्रेजी शासन पूरी तरह सत्ता कायम हो चुकी थी। अंग्रेजों के हम बात करें तो 1837 से लेकर 1857 के बीच में, यानी जब तक 1857 की क्रांति नहीं हुई थी तब तक उस समय तक भी अंग्रेजों के विरुद्ध बहुत सारे यहाँ पर विद्रोह यहाँ पर अंग्रेजों के विरुद्ध किए गए, जैसे आदिवासी विद्रोह है, किसान विद्रोह है, यानी बहुत सारे यहाँ पर अंग्रेजों के विरुद्ध यहाँ पर विद्रोह किए गए। तो और उस समय भारतीयों को ये भी समझ में आ गया था कि जो ये ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, जो अंग्रेज सरकार है, इससे सिर्फ भारतीयों को सिर्फ क्या होगा, नुकसान ही हो रहा है, यानी इसमें कोई भी हमारा कोई भी जो तारतम्य इनके साथ नहीं हो सकता है। तो इसलिए भारत में एक जो बहुत सारे जो गवर्नर भी है, उनकी जो दूरदर्शी है, प्रतिक्रियावादी जो नीतियां हैं, उन नीतियों के विरुद्ध उन्होंने यहाँ पर अपना राष्ट्रीयता पुनर्चेतना या अपने राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत की। अगला हमने जो हमारा जो पॉइंट देखा था, तीसरा जो है वो है अंग्रेजी शिक्षा का प्रभाव। पहला हमने देखा था भारतीय गौरव का, दूसरा ब्रिटिश शासन का प्रभाव हमने देखा, ब्रिटिश शासन का प्रभाव। तीसरा हमारा था कि अंग्रेजी शिक्षा का प्रभाव, यानी अंग्रेजी शिक्षा का प्रभाव। अब अंग्रेजी शिक्षा का प्रभाव कैसे रहा वो हम देखें। अंग्रेजी शिक्षा का प्रभाव में तो अंग्रेजी शिक्षा के प्रभाव की बात करें तो भारत में एक जो है गवर्नर थे लॉर्ड मेकाले, ये बात ध्यान देना, कई बार प्रश्न आता है लॉर्ड मेकाले, वो हमेशा ही क्या करते थे, अंग्रेजी शिक्षा के पक्ष करते। तो उन्होंने क्या किया था, भारत में भी अंग्रेजी शिक्षा लागू की। उसमें उनका खुद का स्वार्थ, यहाँ पर अंग्रेज सरकार का स्वार्थ था। क्या स्वार्थ था कि यदि भारतीय अंग्रेजी शिक्षा का ग्रहण कर ले तो भारतीयों को क्या कर सकते हैं, मानसिक रूप से भी हम इनको गुलाम बना सकते हैं, यानी पूरी की पूरी यानी इनकी संस्कृति को, यानी भारतीय संस्कृति को हम नष्ट कर सकते हैं और अपनी यहाँ पर संस्कृति को हम यहाँ पर लागू कर सकते हैं। इसके लिए उन्होंने क्या किया था, अंग्रेजी भाषा है और उनके जो प्रचलन करके भारतीयों को मानसिक दृष्टि से वो क्या करते थे, गुलाम बनाना चाहते थे। लेकिन यही जो अंग्रेजी भाषा है वो हमारे भारतीयों के लिए एक विश्व संपर्क की भाषा बन गई, क्योंकि यहाँ पर जब लोगों ने अंग्रेजी भाषा का अध्ययन किया, यहाँ अंग्रेजी के बारे में उन्होंने जाना, तो यहाँ अंग्रेजी भाषा सीखकर ये उनके लिए जो दूसरे देशों में जो अंग्रेजी भाषा जो संपर्क की भाषा कह सकते हैं उस समय थी, तो उनके संपर्क में आने से वो जो है लोग क्या करने लगे, युवक जो नवयुवक शिक्षा में रुचि लेने लगे, पढ़ने के लिए वो प्रेरित होने लगे, तो उससे भी राष्ट्रीयता को यहाँ पर उन्होंने प्रेरणा मिली। अगला हमारा जो पॉइंट था वो पाश्चात्य जो विचारक हैं, जो दार्शनिक हैं, उनका प्रभाव, यानी पाश्चात्य जो विचारक दार्शनिक उनके प्रभाव में हम देखें तो जब यहाँ के जो युवकों ने यहाँ पर जो अंग्रेजी शिक्षा ग्रहण की तो उन्होंने यहाँ के जो पाश्चात्य विचारक हैं, यहाँ पर हम देख सकते हैं बर्क है, मैक्स मुलर है, यहाँ पे बहुत सारे जो पाश्चात्य जो विद्वान हैं उनके रूसो हैं, तो उनके
में आए, उनके जो क्रांतिकारी विचारों से उनमें बहुत सारे प्रेरित हैं, इनके विचारों का हमारे जो भारतीय पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ा और इससे हमारी जो राष्ट्रीयता का उसको भी बहुत बल मिला। यानी उनके संपर्क में आने से उनके जो क्रांतिकारी विचार हैं उनसे हमारी राष्ट्रीयता को बहुत ही बल मिला था। अगला हमने देखा हमारे भारतीय साहित्यकारों की देन, हमारे साहित्यकार का योगदान क्या रहा था इसमें। तो भारतीय साहित्यकार भी उस समय अपनी रचना में क्या करते थे, राष्ट्रीयता की भावना पर हमेशा बल देते थे। तो एक तो आपका ध्यान देना, एक आनंद मठ, ये कई बार आता है आपका, आनंद मठ और नील दर्पण, ये दो नाटक उस समय किए गए थे। ये नाटक जो मंचन के माध्यम से क्या किया करते थे, यहाँ पर राष्ट्रवाद को यहाँ प्रोत्साहन दिया जाता था। आनंद मठ है जो बंगाल में, आनंद मठ बंकिम चंद्र जी की जो देन है आनंद मठ, वो उस समय देश में जो देशभक्ति के लिए पर्याय बन गया था। यानी हमारे राष्ट्र के लिए, हमारे भारत देश के लिए आनंद मठ उस समय देशभक्ति के लिए पर्याय बन गया था। और यहीं पर आनंद मठ में ही कहा जाता है बंकिम चंद्र चटर्जी ने वंदे मातरम, जो आज हमारा जो राष्ट्रीय गीत है, इसको ध्यान रखना, हमारा जो राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, इसकी रचना किसने की थी, बंकिम चंद्र चटर्जी, बंकिम चंद्र चटर्जी ने की थी यहीं पर। और यही उन्होंने बंकिम चंद्र जो वंदे मातरम है वो यहाँ पर जो भारत के राष्ट्रीय जो क्रांतिकारी थे, जो आंदोलनकारी थे, उनके लिए मुख्य प्रेरणा का स्रोत बना था। कौन सा, ये गीत, कौन सा, वंदे मातरम। अन्य साहित्यकारों की मैं बात करूं तो अन्य साहित्यकार आपके हैं जैसे हेमचंद्र कह सकते हैं हम, रविंद्रनाथ टैगोर कह सकते हैं हम, आर.सी. दत्त कह सकते हैं, नमिंद्र चंद्र सेन है। इन्होंने भी अपनी रचनाओं के माध्यम से यहाँ पर जो है राष्ट्रीयता की भावना को जागृत करने में अपना विशेष योगदान दिया। यानी हमारे जो भारतीय साहित्यकार हैं उन्होंने भी अपनी रचनाओं में यहाँ पर देशभक्ति की भावना को उन्होंने यहाँ पर प्रेरित किया, देशभक्ति के लिए लोगों को यहाँ पर उन्होंने प्रेरित किया। अगला हमारा जो पॉइंट था वो था समाचार पत्रों का योगदान। जो समाचार पत्रों का योगदान, तो समाचार पत्रों का योगदान की बात करें तो 1800 में कहा जाता है कि एक तो 1800 में जो कोलकाता के समीप, जो उस समय का कह सकते हैं हम कलकत्ता कह सकते हैं, उस समय का जो है वो कलकत्ता में यहाँ एक जगह का नाम है श्रीरामपुर। इस श्रीरामपुर के समीप में यहाँ पर 1800 ईस्वी में छापे खाने की शुरुआत हुई थी। यानी भारत में सबसे पहले छापे खाने की शुरुआत कब हुई, 1800 ईस्वी में। कहाँ पर हुई, कलकत्ता के श्रीरामपुर के निकट सबसे पहले छापे खाने की शुरुआत 1800 ईस्वी में हुई थी। उसके बाद इससे पहले कहा जाता है कि 1774 में, यानी इससे पहले की बात करें, यानी 1800 में तो यहाँ पर छापे खाने की शुरुआत हो गई, और उससे पहले 1774 ईस्वी में जो भारत का जो प्रथम समाचार पत्र है, ये इसका ध्यान रखना, ये भी कई बार आता है, भारत का समाचार पत्र, भारत का पहला समाचार पत्र इंडिया गजट, इसका प्रकाशन हुआ, इंडिया गजट, ये कई बार आता है। सबसे पहले समाचार पत्र तो 1774 में इंडिया गजट के नाम से यहाँ पर प्रकाशित हुआ था। उससे पहले छापे खाने, उसके बाद छापे खाने की शुरुआत हम देखते हैं 1800 ईस्वी में छापे खाने की यहाँ पर शुरुआत हुई। इसी राष्ट्रीयता की भावना के बल पर राजा राममोहन राय ने भी, क्योंकि राजा राममोहन राय भी स्वतंत्रता की उन्होंने काफी पैरवी की थी, तो राजा राममोहन राय ने भी यहाँ पर ध्यान देना, राजा राममोहन राय ने 2 समाचार पत्र यहाँ पर उन्होंने प्रकाशित करवाए। उनके द्वारा जो प्रकाशित समाचार पत्र, एक हम कह सकते हैं समाज कौमुदी, ये भी प्रश्न कई बार आता है, राजा राममोहन राय ने कौन से 2 समाचार पत्र यहाँ पर करवाए, तो एक तो आपका समाज कौमुदी और दूसरा आपका है मीरादूत नामक अखबार उन्होंने प्रकाशित करवाया था। ये प्रश्न आता है कई बार। राजा राममोहन राय ने भी राष्ट्रीयता की भावना से प्रेरित होकर समाज कौमुदी और मीरादूत नामक अखबार यहाँ पर प्रकाशित करवाया था। उसके बाद हम देखें तो हिंदी भाषा का जो प्रथम समाचार पत्र है, यानी हमारी जो हिंदी जो भाषा है उसका जो समाचार पत्र है, इसका प्रकाशन कब हुआ था, तो इसका हम देखते हैं।
उसके बाद हमारी हिंदी भाषा का, इसका भी ध्यान रखना, ये भी प्रश्न बहुत बार आते हैं। हिंदी भाषा का प्रथम समाचार पत्र, प्रथम समाचार पत्र नाम आता है, पूछते हैं कई बार, उदंत मार्तन, उसका प्रकाशन किया गया। इसका हमेशा ध्यान रखना। 1826 ईस्वी में हिंदी भाषा का जो प्रथम समाचार पत्र है उदंत मार्तन, उसका यहाँ पर प्रकाशन किया गया था। उसके बाद हमने देखा था जैसे तिलक है, तो तिलक में मराठा है, केसरी नामक समाचार, जैसे केसरी वो जो मराठी भाषा में था और मराठी उन्होंने अंग्रेजी भाषा में उन्होंने अपना अखबार यहाँ पर प्रकाशित करवाया। तो इन्हीं समाचार पत्रों के माध्यम से यहाँ पर भारतीयों को बलिदान और राष्ट्रवाद की यहाँ पर उनको प्रेरणा मिली। यानी राष्ट्रीय पुनर्जागरण में हमारे समाचार पत्रों का भी बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। अगला हमारा जो पॉइंट था वो था हमारा अंग्रेजों का भारतीयों के साथ भेदभावपूर्ण नीति। तो अंग्रेजों ने यहाँ पर हमने देखा था शुरू से आने के बाद जब उन्होंने अपना पूरा का पूरा राजनीतिक, धार्मिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से उन्होंने अधिकार कर लिया भारतीयों पर, यानी पूरी तरह से जब उपनिवेश बना लिया, तो उन्होंने यहाँ के लोगों के साथ भेदभावपूर्ण नीति अपना ली। यानी उनके साथ कभी समानता का व्यवहार नहीं किया गया, जैसे ऊंचे पदों पर भारतीयों को नहीं बैठाना, कानून के बराबर भारतीयों को समान ये अधिकार नहीं देना। तो उनके द्वारा बहुत सारे ऐसे कारण थे और कहा जाता है 1857 की क्रांति के बाद तो उनके जो अंग्रेजों के अत्याचार में और भी बढ़ गए। उनके साथ जो अत्याचार किए जाते थे, जो भेदभाव मुक्ति की जाती थी, ये उनके बहुत सारे ऐसे कार्य थे जिनके कारण भारतीयों में असंतोष की स्थिति पैदा हो गई थी। अगला हमने कारण देखा था धर्म सुधार और समाज सुधार आंदोलन का प्रभाव। तो धर्म सुधार आंदोलन का प्रभाव, यदि भारत की स्वतंत्रता की बात करें तो भारत की स्वतंत्रता से पहले ही यहाँ पर हमने देखे बहुत सारे जो यहाँ पर जो कह सकते हैं समाज सुधारक यहाँ पर हुए। उन्होंने जो भारत में पहले सबसे पहले तो उन्होंने भारतीय समाज में जो फैली कुरीतियाँ, जिनका हमेशा ही जो क्या करते थे अंग्रेजों ने यहाँ पर मजाक बनाया था, यानी उनकी खिल्लियाँ उड़ाई थी, उसी कुरीतियों का उन्होंने अध्ययन करके सबसे पहले तो ये सबको बताया कि यहाँ पर जो जिसके बारे में भारतीय संस्कृति के बारे में जिसकी इतनी खिल्लियाँ उड़ाई जा रही है, धर्म के नाम पर, जो आडंबर के नाम से, ये हमारे वैदिक साहित्य में इसका कोई जो आधार या अस्तित्व भी नहीं है। तो इस तरह उन्होंने बहुत सारे समाज कुरीतियों के जो विरुद्ध, उसके बाद उन्होंने यहाँ पर जो समाज राष्ट्रीयता के लिए भी उन्होंने राष्ट्रीयता में भी बहुत बड़ा योगदान दिया। तो इसमें समाज सुधारक रहे थे राजा राममोहन राय हैं, स्वामी दयानंद सरस्वती हैं, जो है स्वामी विवेकानंद हैं। तो हमने देखा था जो स्वामी जो ब्रह्म समाज की स्थापना की थी राजा राममोहन राय ने, ये आपके हम जो पिछली कक्षा में हम जो पढ़ चुके हैं, यानी ब्रह्म समाज, इनका बड़ा राष्ट्रीय आंदोलन में भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। राजा राममोहन राय ने इसकी जो संस्था स्थापना की थी। और जो है ये आपका आर्य समाज है, आर्य समाज का राष्ट्रीय आंदोलन में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। स्वामी दयानंद सरस्वती इसके संस्थापक रहे हैं। और एक था आपका रामकृष्ण मिशन, जिनकी स्थापना यहाँ पर स्वामी विवेकानंद ने की थी। इनका जो बहुत ही योगदान रहा है इनका। इसके बाद यहाँ पर जो ब्रह्म समाज के संस्थापक हमने देखे राजा राममोहन राय, इनको तो आधुनिक निर्माता, आधुनिक भारत का निर्माता भी कहा जाता है। आर्य समाज के संस्थापक है स्वामी दयानंद सरस्वती। उन्होंने यहाँ पर स्वदेशी वस्तु के उपयोग पर यहाँ सबसे ज्यादा जोर दिया। ये बात ध्यान देना, स्वामी दयानंद सरस्वती ने सबसे ज्यादा स्वदेशी, और ध्यान देना स्वराज्य का प्रयोग, स्वदेशी है स्वराज्य है, इसका सबसे पहले प्रयोग यहाँ पर दयानंद सरस्वती ने किया था। स्वराज्य, ये कई बार प्रश्न आता है, दयानंद सरस्वती ने यहाँ पर किया, यानी सबसे पहले स्वराज्य शब्द का यहाँ पर सबसे पहले जो प्रयोग है किसने किया था, तो स्वराज्य के, यानी अपनी वस्तु यानी स्वदेशी अपनाओ, तो सबसे ज्यादा जोर किसने दिया था, स्वामी दयानंद सरस्वती ने। और उन्होंने ये शब्द है स्वराज्य, इसका सबसे पहले यहाँ पर उन्होंने प्रयोग किया था। तो उसके बाद हम देख सकते हैं 1893 में जब स्वामी विवेकानंद शिकागो गए थे अमेरिका, तो उन्होंने वेदांत उपदेश देकर पूरे विश्व को बता दिया कि भारत का जो है वो इतिहास है, या भारत का जो सम्मेलन जो है, जो धार्मिक जो क्षेत्र में देख सकते हैं भारत का जो इतिहास है, गौरवपूर्ण इतिहास, इसके बारे में यहाँ पर उन्होंने पूरे विश्व
बता दिया था। इस प्रकार हम देखते हैं भारत में राष्ट्रवाद को गति देने में इन जो जो समाज सुधारक हैं, जो समाज सुधारक आंदोलन हुए, उनका भी बहुत बड़ा यहाँ पर योगदान रहा है। अब हम अगला देखा था हमने, अगला पॉइंट हमारा था भारत का आर्थिक शोषण। तो हमने शुरू से ही देखा यहाँ पर जब अंग्रेज व्यापारी बनकर यहाँ पर आए और व्यापार करने के साथ साथ धीरे धीरे उन्होंने अपनी यहाँ पर जड़ें जमाना शुरू कर दिया। और सबसे पहले उन्होंने यहाँ पर किसका अधिकार, किस स्थान पर, यानी बंगाल पर अधिकार जमाया। यानी सबसे पहले उन्होंने बंगाल पर कब्जा किया। बंगाल से धीरे धीरे पूरे भारत पर उन्होंने अधिकार कर लिया। और यहाँ पर आने के बाद उन्होंने अपने सारे के सारे उद्योग धंधे, कुटीर उद्योग धंधे, सारे उद्योग धंधों को उन्होंने नष्ट कर दिया। यहाँ कच्चे माल की भारत में सबसे ज्यादा उपलब्धता थी। तो यहाँ पर अंग्रेजों ने बहुत बुरी तरह से आर्थिक शोषण यहाँ भारतीयों का किया। कच्चा माल यहाँ सस्ते माल पर खरीदते थे और तैयार माल जब होकर आता था तो उसको दुगने तिगने दाम पर यहाँ पर बेचा जाता था। तो इस तरह भारतीयों ने यहाँ पर बहुत ही यहाँ पर जो भारतीयों का शोषण यहाँ पर अंग्रेजों के द्वारा बहुत ही शोषण किया गया था। यहाँ पर विदेशी पूंजी का निवेश किया गया और विदेशी आयात उसके माध्यम से भारतीयों का पूरी तरह से शोषण किया गया है। इस प्रकार हमने इतने सारे जो पॉइंट हमने जो देखे, सबसे पहले वापस हम थोड़ा रिपीट करते हैं। भारत के गौरवशाली जो अतीत का प्रभाव यहाँ पर रहा, जिसके कारण हमारे राष्ट्रीयता को बल मिला। उसके बाद ब्रिटिश शासन यहाँ पर जो रहा, इसके विरुद्ध प्रतिक्रिया यहाँ पर भारतीयों की थी। उसके बाद अंग्रेजी शिक्षा, जो हमें मानसिक रूप से गुलाम बनाना चाहते थे, वही हमारी अंग्रेजी भाषा हमारे लिए जो है वो अच्छी भी हम कह सकते हैं, साबित हमारे सुखद परिणाम के रूप में भी सामने है। जिसके कारण हमने देखा पाश्चात्य विचारों के हम संपर्क में, दार्शनिकों के संपर्क में आए और उन्होंने भी हमारे जो है साहित्य उनका अध्ययन किया और हमारे गौरवपूर्ण इतिहास के बारे में जो है विश्व को यहाँ पर उन्होंने बताया था। यहाँ पर हमने देखा था हमारे जो भारतीय जो साहित्यकार हैं उनका भी बड़ा योगदान रहा। भारतीय साहित्यकारों ने अपने नाटकों के माध्यम से या अपनी रचनाओं के माध्यम से, जो उन्होंने अपनी कविताओं के माध्यम से यहाँ पर देशभक्ति के लिए लोगों को यहाँ पर प्रेरणा दी थी। उसी समय यहाँ पर जब छापेखाने और समाचार पत्रों की शुरुआत हुई तो समाचार पत्रों के माध्यम से जो अंग्रेजी जो ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध जो समाचार पत्र जो जारी किए जाते थे, उनमें इनके विरुद्ध भी यहाँ पर जो टिप्पणियां जो की जाती थी, तो इनका भी समाचार पत्रों का भी यहाँ पर बहुत बड़ा योगदान रहा है। और हमारे जो यहाँ धर्म जो समाज सुधार आंदोलन हुए, जिन्होंने समय समय पर सामाजिक कुरीतियों के साथ हमारे राष्ट्रवाद को भी बल दिया, उनका भी यहाँ पर बड़ा योगदान रहा। ये बहुत सारे कारण रहे जिनके कारण यहाँ पर हमारे यहाँ पर राष्ट्रीयता का आंदोलन हुआ। यानी राष्ट्रवाद की भावना से प्रेरित होकर ही लंबे समय तक भारतीयों ने जो है भारत को स्वतंत्र दिलाने के लिए राष्ट्रीय आंदोलन यहाँ पर चलाया। तो आज का हमारा ये था राष्ट्रीय पुनः जागरण के कारण से मुख्य जो हमारे जो आज का प्रकरण था भारत में राष्ट्रीयता में, तो पुनः जागरण के कारण आप विशेष रूप से देखना क्या कारण रही थी हमारे यहाँ पर राष्ट्रवाद का वापस यहाँ पर कारण रही, राष्ट्रवाद पुनः जागरण के कारण। कल हम जो 1857 का जो स्वतंत्रता संग्राम है, इसका भी ये इसी प्रकरण में है, भारत में राष्ट्रीयता, इसी में आपका रहेगा आपका 1857 का स्वतंत्रता संग्राम कारण, और हम यहाँ उसके कल परिणाम देखेंगे। तो आज के लिए देखना और उसको समझना। आज के लिए